क्या हम देखेंगे कि सोनिया दुहन अब चुनावी प्रचार भी करती हुई और चुनावी मैदान में उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी? 1-1.5 साल पहले से ही मेरी चुनाव की तैयारी चल रही थी और वो मैं नारनौल से लड़ने वाली हूँ। नारनौल से मेरी पिछले 2-2.5 साल से तैयारी चल रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ऑफर किसी और बड़ी पार्टी से मिलता है तो आप स्विच भी कर सकते हैं? मैं मतलब दल बदलू लोगों में नहीं हूँ। अगर बृजभूषण का नाम देखें तो वो सामने आ रहा है, एक केंद्र में है और एक स्टेट में है, दोनों में कहीं ना कहीं हरियाणा ही केंद्र बिंदु में है। घर में घुस के 3 लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है, घर में घुस के। हम सोचते हैं कि हमारा घर सबसे सेफ जगह है, उसको कोई घर देने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ में वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। हरियाणा में पिछले करीब 1 साल से एक नाम बेहद चर्चा में है, वो नाम है सोनिया दुहन। सोनिया दुहन ने सबसे पहले संदीप सिंह और जो महिला कोच के साथ जो विवाद हुआ था, जो छेड़छाड़ का आरोप लगा था, उसका मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने पेहोवा में जब झंडा फहराने गए तो वहां पर हमने देखा किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस के साथ हाथापाई हुई और उसके बाद लगातार महिला पंचायतें की और ये मुद्दे को उन्होंने उठा करके रखा। सोनिया दुहन इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। आपने जिस तरह से इस मुद्दे को पकड़ के रखा हुआ है, आपको लगता है कि आपका दबाव कहीं ना कहीं काम आएगा और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं संदीप सिंह के ऊपर और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आप प्रेशर कर पाएंगे कि उस लड़की को न्याय दिलवाया जाए जिस लड़की के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता दिख रहा है? देखिए, जब हमने ये लड़ाई शुरू करी थी तो बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई थी कि मैं राजनीति कर रही हूँ या मैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी चीजें कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बात आपके जरिए से बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये मेरा कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। ये लड़ाई मैंने इसलिए शुरू करी थी, महिला होने के नाते से। आज अगर मैं उस बहन का साथ नहीं दूंगी, कल को मैं भी सामाजिक सोशल लाइफ में हूँ, पॉलिटिकल लाइफ में हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भगवान ना करे ऐसा हो जाए और मैं किससे फिर साथ मांगने जाऊंगी? तो बहुत सारे लोगों से हमने शुरू में बात करी कि भाई सपोर्ट करो, समर्थन दो, लेकिन सबने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ो ना, तुम्हारा क्या है, तुम क्यों अपनी लड़ाई को अपने घर में ला रहे हो? ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। पर ये एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ फिर ये अकेले ही लड़ाई लड़नी है, तो मैंने ये लड़ाई वहां से लड़ना शुरू करी और अब चल ही रही है। पिछले 1 साल से आप देख ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ये मैं एक बहुत बड़ी जीत बताऊंगी कि जिस टाइम पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये लड़की सच नहीं बोल रही है, आज वही आपने देखा होगा वो चालान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि संदीप सिंह दोषी है। ये सबसे बड़ी जीत मैं इस चीज को कहूंगी। ये प्रेशर ही था कि एक फेयर जो चार्जशीट सबमिट हुई, पुलिस ने एक फेयर काम किया। अदरवाइज आपको पता है, इस तरीके से जब आप सरकार के खिलाफ विरुद्ध लड़ रहे होते हैं तो अक्सर जब दबाव नहीं होता है तो ऐसी चार्जशीट पुलिस बना के दे देती है कि उल्टा जो वो बेचारे जिसके साथ घटना हुई होती है वही लोग फंस जाते हैं। तो ये प्रेशर था, ये समाज का प्रेशर था, ये पंचायतों का प्रेशर था कि ये लड़ाई हमने शुरू करी और चंडीगढ़ पुलिस ने फेयर रिपोर्ट बनाई। आपको सपोर्ट कितना मिल पाया हरियाणा से, दूसरे दलों से? अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े दल और भी हैं, क्या उनका कभी सपोर्ट आपको मिला हो और आपको लगा कि नहीं, इनके साथ अगर मैं मिलकर चले तो शायद जिसमें देरी लग रही है वो थोड़ा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहावत को कहीं ना कहीं आप यहां से हटाना चाहें? देखिए, मैंने तो सबसे ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी इंसान राजनीतिक होने से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले किसी बेटी का बाप होता है, कोई ना कोई औरत आपके घर में होती है, तो आपके घर में फीमेल होती हैं और आपका एक अटैचमेंट होता है। मैंने तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का तो नहीं, लेकिन समाज का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरी खापों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जिन खापों के लिए सारे लोग ये बोलते थे कि ये तो ऑनर किलिंग करवाते हैं, ये तो लड़कियों के लिए बहुत गलत करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन खापों ने सामने आके मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और बोला कि बेटी तू लड़, हम साथ में खड़े हैं। और आज तक भी वो खापें मेरे साथ में खड़ी हुई हैं। सरकार से टकरा रहे हैं आप सीधा, अगर मैं कहूं हरियाणा में, क्योंकि मुख्यमंत्री सपोर्ट करते हैं और वो विधानसभा में कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। ऐसा ही अगर मैं देखूं तो जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ देश में, उसमें अगर बृजभूषण का नाम देखें तो वो सामने आ रहा है, एक केंद्र में है और एक स्टेट में है, दोनों में कहीं ना कहीं हरियाणा ही केंद्र बिंदु में है। तो आपको लगता है कि जो दावे किए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, वो सब कागजी दावे हैं?
आपने देखा होगा ये दावा भी हमारे यहीं से किया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से किया गया था। आज से 15-20 दिन पहले की घटना, उसी पानीपत में घर में घुस के 3 लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है। घर में घुस, हम सोचते हैं कि हमारा घर सबसे सेफ जगह है, मतलब आप सोचिए ये हालात हो चुके हैं कि आज हमारा घर भी सेफ जगह नहीं बचा है। और दूसरी एक रिपोर्ट आई थी पीछे, जब मेरी शायद जींद की पंचायत थी, मार्च अप्रैल के आसपास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ ये बताया गया था, केंद्र सरकार की ही वो रिपोर्ट थी, जो हरियाणा है वो लड़कियों के रहने के लिए सबसे अनसेफ स्टेट है। सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म, सबसे ज्यादा अगर गलत चीजें होती हैं हरियाणा में लड़कियों के साथ, तो वो हरियाणा में होती है पूरे देश में। तो ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जिनकी सेंटर में सरकार है और उन्हीं की स्टेट में सरकार है बीजेपी की, वही बीजेपी की सरकार की सेंटर की रिपोर्ट ये कहती है हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट है लड़कियों के लिए। मतलब मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, और हम ये देख भी रहे हैं। हमने देखा है किस तरीके से वो महिला कोच के साथ वो बेचारी अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है। जब उसकी न्याय की लड़ाई सही प्रूव होने लग गई तो उसे सस्पेंड कर दिया गया विदाउट गिविंग एनी रीजन। उसने मुझे उस दिन रात को 9 बजे उसको वो सस्पेंशन लेटर आया, उसने मुझे 9:30 बजे वो सस्पेंशन लेटर भेजा, उसमें कोई रीजन ही नहीं लिखा हुआ है। उसको कोई घर देने को तैयार नहीं है चंडीगढ़ में, वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। कभी डिप्रेशन, आप एक बात बताइए, आप एक सरकार से लड़ रहे हो, इतना तानाशाही सिस्टम से लड़ रहे हो, डिप्रेशन आएगा ना। और बहुत सारे, आप अगर वो घर तक नहीं ले पा रही है, आप समझिए कि उसके साथ कितने बुरे हालात पैदा कर रखे होंगे। अब राजनीति से अगर कुछ जुड़े हुए सवाल मैं आपसे लेना चाहूं, क्योंकि आप हरियाणा में एक्टिव हैं और पिछले 10 महीने 11 महीने से सबसे ज्यादा एक्टिव आप चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या हरियाणा में आने वाले समय में, अब क्योंकि 1 साल बचा है, चुनाव होने हैं, तो क्या हम देखेंगे कि सोनिया दुहन अब चुनावी प्रचार भी करती हुई और चुनावी मैदान में उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जब ये मेरी लड़ाई शुरू हुई थी मेरी बहनों के लिए, उससे पहले ही मैं चुनाव की तैयारी कर रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं उससे 1-1.5 साल पहले से ही मेरी चुनाव की तैयारी चल रही थी, और वो मैं नारनौल से लड़ने वाली हूँ। नारनौल से मेरी पिछले 2-2.5 साल से तैयारी चल रही है, और ये लड़ाई और चुनाव का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां जहां मैंने ये लड़ाई के लिए पंचायतें करी हैं, वहां वहां मेरा या मेरे हलके का कोई लेना देना नहीं था। आप देखिए पेहोवा में, आप देखिए कैथल में, आप देखिए जींद में, आप देखिए कुरुक्षेत्र में, मैंने यहां से कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ना है। ये लड़ाई मेरी सोशल लड़ाई है, लेकिन यस, मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि नारनौल है, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगी, और पिछले कई साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो एनसीपी के बैनर तले ही लड़ेंगे, या ऐसा भी है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ऑफर किसी और बड़ी पार्टी से मिलता है तो आप स्विच भी कर सकते हैं? मैं मतलब दल बदलू लोगों में नहीं हूँ, मेरे अंदर ठहराव है। मैं पिछले 12 साल से पवार साहब से जुड़ी हुई हूँ, एनसीपी से जुड़ी हुई हूँ, और माननीय पवार साहब ने बीइंग अ गर्ल मेरे में बहुत फेथ दिखाया है, पार्टी ने बहुत फेथ दिखाया है। मुझे स्टूडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जैसी जगह पे बिठाया, मुझे सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठाया हुआ है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता एनसीपी को छोड़ने का। बहुत कम उम्र में आप बता रहे हैं कि अभी भी आपकी उम्र कम ही है, 12 साल अगर आपका करियर एनसीपी में है, तो आप बहुत जल्दी जुड़ गए थे एनसीपी के साथ। कैसे वो सफर शुरू हुआ, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं 19-20 साल की उम्र से ही एनसीपी से जुड़ गई थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मैं जुड़ गई थी। एक्चुअली मैं पूना गई थी, महाराष्ट्र गई थी एक फ्लाइंग कोर्स करने के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ एनसीपी के कुछ लोगों से, कुछ चीजें, कुछ स्टूडेंट मूवमेंट वहां चल रहे थे, तो उसी स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा बन के मैं एनसीपी में मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आगे काम होता रहा, तो आज आपके सामने मैं हूँ। तो हरियाणा में क्या भविष्य देखती हैं आप एनसीपी? हरियाणा में मैं भविष्य के तौर पे अगर मैं देखूं एनसीपी के लिए, तो काफी सुनहरा भविष्य है। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, क्योंकि जब किसी काम को आप ठान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, बीजेपी एक वो पार्टी थी जो जिनकी 2 सीटें होती थी, पिछले 10 साल से हमारे पे राज कर रही है। तो जब आप किसी काम को 100% करोगे, अपने आप हो जाता है। बीजेपी की बात आपने छेड़ी, महाराष्ट्र अगर मैं आपको लेके चलूं, क्योंकि एनसीपी मेन रूप से महाराष्ट्र की पार्टी कही जाती है, तो जिस प्रकार से आप सत्ता में आए, पहले गठबंधन हुआ, कांग्रेस के साथ अघाड़ी बना, फिर उसके बाद अजीत पवार डिप्टी सीएम बने,
फिर पलटी बनी और गठबंधन की सरकार बनी और अब फिर अजीत पवार दोबारा सरकार में है। तो आपकी पार्टी में जो आजकल उठापटक चल रही है, ये इसके पीछे का क्या कारण है और क्या आपको लगता है कि इसको समेट पाने में आप कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे या आने वाले समय में ये परिवार बटा हुआ नजर आएगा? देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर 2019 में एक सरकार बनी थी 2.5 दिन की, जिसमें फडणवीस जी बने थे मुख्यमंत्री, अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो 2.5 दिन बाद हमने वो सरकार गिरा दी थी। माननीय पवार साहब के एफर्ट से वो सरकार गिर गई थी। फिर अघाड़ी की सरकार, एमवीए की सरकार बनी थी, जो 2.5 साल तक रही। और आपने देखा होगा, ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये जो ऊपर कुछ 2-3 तानाशाह बैठे हुए हैं, ये अक्सर फूट डालो, राज करो, जोड़ो तोड़ो की राजनीति में बिलीव करते हैं। आपने हरियाणा में भी देखा किस तरीके से एक परिवार को बिल्कुल खात्मे की राह पे खड़ा कर दिया, उनको 2 धड़े में बांट दिया। और भी आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने तोड़ी, कर्नाटका की सरकार इन्होंने तोड़ी, उसी सेम पैटर्न में इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार भी तोड़ी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है, कुछ लोग गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लीडर माननीय पवार साहब थे, हैं और रहेंगे। और हमें वोट महाराष्ट्र में और बाहर पवार साहब के चेहरे पे मिलती हैं। तो कुछ एक लोगों के जाने से हमें कभी ना पहले फर्क पड़ा, जब 2019 के चुनाव में ये लोग ये बोलने लग गए थे कि जी एनसीपी तो टूट गई, सारे ही लीडर चले गए, 10 सीट भी नहीं आएंगी। 54 सीट्स लेके आए पवार साहब, 44 सीट पवार साहब कांग्रेस की जितवा के लाए। तो आज भी उसी जगह पे हम खड़े हुए हैं। मैं आपको आज आपके सामने कह रही हूँ, एमवीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, माननीय पवार साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और बीजेपी का ये जितने भी लोग अपने आप को बड़े बड़े नेता और पता नहीं क्या क्या मान के वहां गए हुए हैं और गए हैं, डबल डिजिट में भी लोकसभा तक में नहीं आएंगे ये लोग। विधानसभा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। महिला आरक्षण कानून पास कर दिया है, अब साइन भी हो गए हैं राष्ट्रपति महोदय के। तो लगता है कि ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, और अभी भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले परिसीमन होगा, फिर उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। एक ना, मतलब हम अभी ऑफ द कैमरा भी जब बात कर रहे थे, वो कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस चीज के लिए कि भी ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो नोमन तेल पता नहीं कब पूरा होगा, मतलब कब हमें परसिमन होगा, पहले तो कब हमारी गिनती होगी, फिर उसके बाद कभी परसिमन होगा, फिर कभी जाके बाद में इसको लागू करेंगे। और वो लागू होगा भी कि नहीं, श्योर नहीं है, डेडलाइन नहीं है कोई भी कि इसी दिन लागू होगा। 1974 से आज तक हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। हम 50% आबादी है इस देश की, और सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रसित है, सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है, वो महिला है। आप एक बात बताइए, जब गाय के लिए इन्होंने वोट मांगा, के नाम पे वोट मांगा, तो क्या इन्होंने बाद में गाय की गिनती कराई थी? नहीं कराई। इमीडिएट इफेक्ट से हजारों करोड़ रुपए के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, घोटाले हुए, लेकिन महिलाओं के नाम पे ये सारी चीजें क्यों? अक्सर जब पिछली बार जब मोदी जी ने यहाँ पे बड़े बड़े वायदे किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हरियाणा के अंदर, ये वही हरियाणा है ना यहाँ बेटी बची। आप पहलवानों को देख लो, आप महिला कोच को देख लो, आप पानीपत की घटना देख लो, आप दमतेन की घटना देख लो, और बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हैं। उसके बाद आप सबसे बड़ी घटना ये देखो कि उन्हीं लड़कियों के 4000 के आसपास स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और 4000 प्लस कुछ स्कूल बंद करने वाले हैं जल्दी ही। तो कहाँ बेटी बची है, कहाँ पड़ी है? तो एक और चुनावी जुमला हमारे हाथ में मोदी जी ने पकड़ा दिया। मुझे लगता है ये जो 7 दिन का इन्होंने सेशन बुलाया था, इनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, बस हमारे ऊपर ये विमेन रिजर्वेशन का बिल थोप दिया। ये पता नहीं हमें मिलेगा कब। बिल आ गया, हम भी सोच रहे हैं, तो ये मिला क्यों नहीं है? और इतना ही देने वाले थे, तो मोदी जी इतना ही हितैषी है, महिला हितैषी है, विद इन द पार्टी हमें 33% दे देते। बिल की जरूरत ही नहीं थी, हमें जरूरत ही नहीं थी। दे दो सारी पार्टियां हमें, सबसे पहले मोदी जी दे दो हमें। इतना महिला बिल पास करवा रहे हैं ना, तो घोषणा करें कि 33% हमें विधानसभा में भी मिलेगा और लोकसभा में भी मिलेगा। अगर इतनी हिम्मत है तो करें, क्यों गिनती करवाने के चक्कर में लगे हो? जब नारनौंद में आप गली गली गांव-गांव घूमेंगे, जब वोट के लिए प्रचार के लिए आप जाएंगे, तो यही सारे मुद्दे जो आपने अभी गिनाए हैं महिलाओं को लेकर खास तौर के, और बाकी सारे मुद्दे, यही सब मुद्दे आपके रहने वाले? मैं नारनौंद में या मैं हरियाणा में लगभग मैं जनवरी से अब तक 350 प्लस गांव घूम चुकी हूँ।
हर गांव में ये बात जाके बताती हूँ। हर गांव में बीजेपी का ये घिनौना चेहरा, जो ये दोगला चेहरा इनका है, जो ये मुखौटा है, हर गांव में जाके हटाती हूँ, हर गांव में जाके बताती हूँ। और हर गांव में मैं बताने का और भी काम करूंगी। अभी गांव 350 हुए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हजारों गांव में जाके इनकी असलियत बताऊं कि ये लोगों के कहने और करने में, कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं, इनको दोबारा सत्ता में लाया जाए। अगर मैं आपको बताऊं, ये आरएसएस से आते हैं, माननीय मोदी जी, माननीय खट्टर जी आरएसएस से आते हैं। आरएसएस वही ऑर्गेनाइजेशन है जहां महिलाओं का कोई विंग ही नहीं है, जहां कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है महिलाओं के लिए, तो ये महिलाओं के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं? मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुनीता दुहन, जिनको आपने सुना कि सोनिया दुहन, माफ कीजिएगा। तो सोनिया दुहन से आपने सुना किस प्रकार ये नारनौद में तैयारी कर रही हैं चुनाव लड़ने की, और साथ ही साथ इन्होंने तमाम वो मुद्दे छेड़े हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि वो सरकार और बीजेपी की दुखती रग है। लेकिन इसको क्या फायदा मिलता है चुनाव में, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।